अगला जो है वो पिछला है, और उर्दू से ऐसी वाबस्तगी रही है लोगों की कि वो लाख जान छुड़ाना चाहे लेकिन छूट नहीं सकती। ये चीज हमने देखी और ये बचपन से मैंने समझने की कोशिश की। और कविता और राजनीति का गहरा रिश्ता होता है, ये सबसे पहले उर्दू में ही दिखाई देता है। सबसे पहले प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला जलसा हुआ था प्रेमचंद की सदारत में, आप सबको मालूम होगा कि हिंदी के लेखक उसमें कम थे, उर्दू के लेखक ज्यादा थे। और जो भाषण दिया था प्रेमचंद ने वो उर्दू में ही लिखा हुआ था, और उसके जो तर्जुमे भी हुए हैं उसमें भी उर्दू का जिसको अक्स कहते हैं काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। और जिसको हम कह सकते हैं कि एक साहिर लुधियानवी को याद करना, उस पूरे दौर और उस पूरी परंपरा को हम याद करेंगे, और उसके बीच जब साहिर को रख करके देखेंगे तो हमको अंदाज लगेगा कि उर्दू साहित्य क्या है, उर्दू की शायरी क्या है, उर्दू की कविता क्या है। कविता में राजनीति आनी शुरू होती है जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, और बिल्कुल कोई दावा नहीं कि जो मेरी समझ है वो बिल्कुल ऐसी हो जिस पर कोई मोहर मैं अपनी ओर से तो नहीं लगा सकता, कि हाल ही आए आज़ाद आए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद आए, और तब कविता का मुख मुड़ा और कविता लगा कि जैसे अपने समाज से अब रूबरू हो रही है, और उर्दू काव्य को व्यक्ति के संकुचित दायरे से, जिसको कहते हैं कि निकाल कर एक व्यापक जो सामाजिक चेतना है उसे जोड़ने का काम किया। और 1917 की जो रूसी क्रांति हुई, और उस रूसी क्रांति का जो विश्व पर असर हुआ, उससे एक समाजवादी रुझान सब जगह पैदा हुआ। और भारत में मैं कहूँ कि जिस भाषा के साहित्य ने सबसे पहले और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस रुझान को महसूस किया, उसमें उर्दू का नाम लिया जाएगा। कांग्रेस के भीतर भी समाजवादी ताकतें मजबूत हो रही थी। 1936 में जैसा कि मैंने कहा कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, और प्रगतिवादी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया उर्दू वालों ने। जोश मलिहावादी हुए, फैज अहमद फैज हुए, मजाज हुए, ए गमे दिल क्या करूं, ये वशते दिल क्या करूं, जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं। अब ये जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे तोड़ लूं, ये किस जज्बे से लिखा गया होगा, उसमें कौन सी भावना काम कर रही होगी। इस किनारे नोच लूं, उस किनारे नोच लूं, और एक दो का जिक्र क्या, सारे के सारे नोच लूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वशते दिल क्या करूं। तो ये वो दौर था। अली सरदार जाफरी साहब थे, और छात्र जीवन से ही शायद CPI के मेंबर वो हो गए थे। अख्तरुल इमाम थे जिनकी चर्चा अभी इन्होंने की। ऐसा, और इस केवल शायरी में ये बात नहीं थी, गद्य में भी मंटो थे, और ऐसा गद्य लिख रहे थे जो प्रगतिशीलता का भी नमूना था और जो आधुनिकता का भी नमूना था, जदीदियत जिसको उर्दू में कहते हैं। कृष्णचंद्र थे, ख्वाजा अहमद अब्बास थे, राजेंद्र सिंह बेदी थे, इसमें चुगताई थी। तो ये पूरी की पूरी परंपरा थी, वो दौर था, और जिसमें ये सारे नाटक में नारायण प्रसाद बेताब थे, जिनका महाभारत बहुत ज़्यादा उस समय लोकप्रिय हुआ। आगा हसन कश्मीरी थे, जिन्होंने एक मोड़ ही पूरे नाटक को दे दिया। और एक पूरी की पूरी वो जमात हमारे सामने आई, जो एक साहित्य की एक नई चेतना जिसको कह सकते हैं उसके साथ आई। और ये मजहब को लेकर बहुत ज़्यादा उनकी फिक्र थी, बहुत ज़्यादा चिंता थी, और किसी न किसी तरह से वो चीज़ हमेशा वो आती रहती थी। अकबर इलाहाबादी ने बहुत मौजूद बात कही है मजहब के बारे में, कि न हो मजहब में जब जोरे हुकूमत, जब मजहब में हुकूमत का जोर न हो तो वो क्या है, फकत एक फलसफा है, फिलॉसफी है। संकट तब होता है जब उसमें हुकूमत का जोर लगता है, जैसा आजकल जोर लगा हुआ है, तो संकट भी इसी वजह से पैदा हुआ है। जब तक वो फलसफा है, अब ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतने करीने से और कायदे से कही गई है, और करीने और कायदे से कहे जाने में उर्दू अपना मुकाबला नहीं रखती है। कम से कम में
चुस्त दुरुस्त जिसको कह सकते हैं, लहजे में यदि कहना सीखना हो तो हम सबको इसकी वजह से भी उर्दू पढ़नी चाहिए। हाल ही ने मुसद्दस के जरिए एक अवेकनिंग का काम किया मुसलमानों को, खास करके जिसको कहते हैं कि जैसे बाद में चल के भारत भारती के जरिए जो काम किया मैथिली शरण गुप्त ने, लेकिन आगे चलकर ऐसा नहीं है कि केवल वहीं तक वो रुके। हाल ही ने आगे चलकर देशभक्ति के भी एक से एक गीत लिखे, और तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हमवतन को समझो गैर, हो मुसलमान इसमें हो या हिंदू, बौद्ध मजहब हो या कि हो ब्रह्मू, सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आंखों की पुतलियां सबको। तो ये एक जिसको कहते हैं मुश्तरका तारीख, जिसको हम लोग कहते हैं एक साझी संस्कृति जिसको कहते हैं, इसके बनाने में बहुत भारी योगदान जिसको कहते हैं उर्दू शायरी का रहा है। जो इकबाल हैं, और इकबाल कोई मामूली हस्ती नहीं है, बहुत बड़े शायर थे और जिन पर हम लोग फख्र कर सकते हैं। ठीक है, राजनीति की वजह से आगे उनका जिस तरह से विकास हुआ, लेकिन बहुत अच्छी तरह से वो भारतीय दर्शन को जज्ब किए होते। वेदांत का बहुत गहरा असर इकबाल पर रहा, गालिब पर रहा। बल्कि निराला का एक लेख है, वो सबको पढ़ना चाहिए, हिंदी के मुसलमान कवि, लंबा लेख है, अच्छा लेख है, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे वेदांतिक फिलॉसफी, वेदांत अनेक बड़े शायरों के फिलॉसफी के केंद्र में रहा है। और इकबाल ही वो लिखने वाले थे कि वतन की फिक्र कर नादान। और आज मुझको लगता है कि इकबाल हमको 2023 में ये बोल रहे हैं, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमान, न समझोगे तो मिट जाओगे, ये हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। क्या ये उस जमाने की चीज लगती है, या लगता है कि आज हमको कोई कह रहा है? हमको तो लगता है कि जैसे ये 2023 में हमको सुनाई जा रही पंक्तियां हैं, हमारे लिए लिखी गई पंक्तियां हैं। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये तो आज भी हम गाते हैं, भले अमल उस पर करते हो न करते हो, ये दूसरी बात है। कहा इकबाल ने कि दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीर्थ, और दामाने क्या है, दामाने आसमां से उसका कलश मिला दें, हर सुबह उठ के गाएं मंत्र व मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं प्रीत की पिला दूं, प्रीत की मैं पिला दूं। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, और धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में। ये प्रीत वाले कवि थे शायद। और पंडित ब्रजनारायण चकवस्त, ये भी उस दौर के बहुत ही बड़े और उम्दा शायर थे। इन सब लोगों ने भंवर में कौम का बेड़ा है हिंदुओं होशियार, भंवर में, और खास करके जो हिंदू हैं वो ज्यादा गौर से सुने इसको। भंवर में कौम का बेड़ा है हिंदुओं होशियार, अंधेरी रात है काली घटा है और मझधार, मिटेगी कौम यह बेड़ा भंवर में डूबेगा, जहां में भीष्म अर्जुन का नाम डूबेगा। ये और इसी जिसको माहौल में कहते साहित्य, वो अचानक नहीं आते। साहित्य में, समाज में, इतिहास में कोई घटना अचानक नहीं घटती। आलोक जी बार बार कह रहे थे कि इतिहास को पढ़िए, और आलोक जी को सुनना अपने आप में तब आपको पता चलेगा जब आलोक जी हम लोग के बीच रहेंगे नहीं। वो पढ़ाते हैं कैसे साहित्य को समझा जाए, इतिहास को कैसे समझा जाए। और त्रिलोचन की एक परंपरा थी हमारे हिंदी साहित्य में। त्रिलोचन जब बोलते थे तो जिस विषय पर उनको बोलने के लिए कहिए, वो विषय तो नहीं रहेगा, बाकी दुनिया की सारी चीजें रहेंगी। तो ये चीज वो अभी आलोक जी के साथ हमारे भीतर चल रही है, और वो अच्छी बात, वो होना चाहिए। हाँ जी, परंपराएं अनेक तरह की हैं, वो चलनी चाहिए। अब मैं शाहिर साहब के बारे में बहुत कुछ कहा गया, हमारे पास तो उतनी जानकारी है नहीं, लेकिन साम्यवाद का उदय, जिसको
ये शीर्षक दिया उन्होंने और उसमें लिखा कि जश्न पा है कुटियाओं में ऊंचे ऐवा कांप रहे हैं, बड़े बड़े महल जो हैं। और इसको पढ़ते हुए मुझको निराला याद आ रही थी। निराला ने बादल राग कविता लिखी है और बादल राग को बताया कि ये क्रांति का आह्वान है, जो बादल गरज रहा है। और जब क्रांति होती है तो जो छोटे छोटे घास होते हैं, जब तूफान आता है और जल प्लावन होता है, जब जिसको कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष गिर जाते हैं तूफान में, तो घास का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो किले तो हिलते हैं मगर ये सारी चीज़ें जो छोटे लोग हैं वो बचे रहते हैं। तो वो कहते हैं कि मजदूरों के बिगड़े तेवर देख के सुल्तान कांप रहे हैं, जागे हैं इफलास के मारे, उठे हैं बेबस दुखियारे, सीनों में तूफान का तलाक, आंखों में बिजली के सरारे, रौंदी कुचली आवाजों के शोर से धरती गूंज उठी है, दुनिया के अन्याय नगर में हक की पहली गूंज उठी है, कांधों पर संगीन कुदाले, होठों पर बेबाक तराने, दह कानों के दल निकले हैं, किसानों के दह कानों के दल निकले हैं, अपनी बिगड़ी आप बनाने, अपनी बिगड़ी आप बनाने। ये महत्व की बात है कि ये किसी दूसरे के भरोसे नहीं, ये अपनी किस्मत अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। एक नया सूरज चमका है, एक अनोखी जौ वाली, खत्म हुई अफराद की शाही, अब जमहूर की सालाही। ये अब जो हाथ में जमहूरियत के हाथ में ये चीज़ें आई हैं, जमहूरियत उसके आगे आगे निकल रहा है। 1942 के दौर में कलकत्ते के बाज़ारों में एक नज़्म उनकी थी, वो बहुत ही अपने हिसाब से अच्छी नज़्म है। जमीनें क्या इसी कारण आज अनाज उगला था, जमीन है पृथ्वी ने, धरती ने, जमीन ने क्या इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ले आदमी हवा बिलक बिलक के मरे। अकाल में जिस तरह से लोग चींटियों की तरह मरे पड़े, चमन को इसलिए माली ने खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बाहर को तरसे। ये क्या मतलब पोएट्री नहीं है, ये केवल पॉपुलैरिटी है। ये पॉपुलैरिटी बनाम पोएट्री, ये झगड़ा कई एक बार जितना असली मालूम होता उतना असली है नहीं। ये झगड़े कई एक बार बढ़ाए भी जाते हैं। देखिए तुलसी पॉपुलर है और तुलसी महान भी है। गालिब क्या कम पॉपुलर है, लेकिन तुलसी, ये गालिब की महानता में कोई दिक्कत है। मीर क्या कम पॉपुलर है, इकबाल क्या कम पॉपुलर है, तो इकबाल क्या महान शायर नहीं है। इसीलिए दो चीज़ों से बचना चाहिए, खास करके जब कविता की बात हो, साहित्य की बात हो, कि ये बनाम वाला झगड़ा बहुत खराब होता है, बहुत खराब झगड़ा है। कबीर बनाम की तुलसी, अरे भाई हमको कबीर भी चाहिए, हमको तुलसी भी चाहिए, क्योंकि कबीर से जो हम सुनते हैं और कबीर में जो पाते हैं तुलसी में नहीं मिलता, और जो तुलसी में पाते हैं वो कबीर में नहीं मिलता। हमको सूर भी चाहिए, हमको विद्यापति भी चाहिए, हमको मीरा भी चाहिए। अब मीरा बड़े की तुलसी बड़े, भात अच्छा की रोटी अच्छी। रोटी का स्वाद अलग है, भात का स्वाद अलग है, रहीम भी अच्छे, रसखान भी अच्छे, दोनों की सूरत अलग है, सीरत अलग है। इसलिए साहित्य में इस झगड़े से पढ़ने वाले को बचना चाहिए। हिंदी में भी ये झगड़ा बहुत चला है। इसलिए आपने जो उनसे पूछा कि साहिर बनाम इसमें आपने ऐसा कुछ कहा, तो क्यों कहा, कहने दीजिए, आपको जो कहना है आप कहिएगा, उस्ताद जो कहेंगे सो कहेंगे। तो 1946 में जो जहाजियों की बगावत की चर्चा अनीस जी ने की थी, और उसमें जो उन्होंने लिखा कि धरती की सुलगती छाती के बेचैन सरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वह खून के धारे पूछते हैं। दूसरे महायुद्ध के समय लम्हे गनीमत नामक नज्म में शाहिर ने दबे कुचले लोगों का आह्वान करते लिखा कि मुस्कुरा जमीने तीरा उतार अस्त व्यस्त, जिसको हम कह सकते हैं क्या, हाँ, सर उठा दबी हुई मखलूक, देख हुआ मगरिबी उफक के करीब, आंधियां पेचो ताव खाने लगी। आंधियां पेचो ताव खाने लगी, क्या पोएट्री नहीं है?
आंधियां पेचो ताव खाने लगी। ये अपने आप में एक अच्छी पोइट्री का नमूना, ये केवल जिसको कहते हैं कि शोर नहीं है। और देश के गिने चुने रहनुमाओं में जवाहरलाल नेहरू थे, और नेहरू जी के बारे में उनकी ऐसी शख्सियत थी कि लोगों ने बहुत उनसे आशाएं लगा रखी थी। निराला नेहरू की तारीफ में बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, निराला नेहरू की आलोचना में भी कविता लिखते हैं। लेकिन चाहे वो निराला हो या साहिर हो, ये सब लोग ये जानते थे कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें एक महान शख्सियत हमारे साथ है और जो हमारे रहनुमा बनने के काबिल है। चूंकि होती हो सकता है कि मन की मुराद हमेशा उनकी पूरी न होती हो, और इसलिए जब जवाहरलाल नेहरू गुजरे तो उनको याद करते हुए शायर ने जो लिखा, और आज जिस जमाने में हम लोग रह रहे हैं उस जमाने में जवाहरलाल नेहरू को जैसे खलनायक बनाया जा रहा है, विलेन है, और लग रहा है कि कैसे इस शख्स को देखिए, यहां से इतिहास से जिसने भारत के इतिहास को किसी नेता ने आज तक वैसे समझने की कोशिश नहीं की जैसे नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नेहरू की अपनी खोज थी। नेहरू अपने को खोज रहे थे, उस देश को समझना चाह रहे थे जिसमें उनकी लड़ाई चल रही थी। अंग्रेजों से मुक्ति मतलब क्या, देश आजाद होगा तुम क्या करेंगे, इस देश की क्या सूरत है, क्या सीरत है, इसको पहचानने की कोशिश कर रहे थे। तो नेहरू जी के मरने के बाद उनको याद करते हुए जो उन्होंने लिखा वो आज भी हमारे लिए बहुत ही, जिसको कहते हैं कि रोशनी का काम कर सकती है। वह जो हर दीन से मुनकिर था, हर एक धर्म से दूर, हर दीन से मुनकिर माने इनकार कर रहे हो जी, इनकार कर जी, वह जो हर दीन से मुनकिर था, हर एक धर्म से दूर, फिर भी हर दीन हर एक धर्म का गमख्वार रहा, फिर भी हर धर्म हर दीन का गमख्वार रहा, सारी कौमों के गुनाहों का कड़ा बोझ लिए। हिंदू कौम भी, मुस्लिम भी, सारी कौमों के गुनाहों का कड़ा बोझ लिए, उम्र भर सूरते ईसा जो सरेदार रहा, फांसी पर लटके हुए जो सारी जिंदगी जिसने गुजारी, जिसने इंसानों की तकसीम के सदमे झेले, फिर भी इंसान की उखुवत का परस्तार रहा, जिसकी नजरों में था एक आलमी तहजीब का ख्वाब, जिसका हर सांस नए अहद का मेहमान रहा। दामने वक्त पे अब खून के छींटे न पड़े, जो पड़ने थे वो पड़े, दामने वक्त पे अब खून के छींटे न पड़े, एक मरकज की तरफ दैरो हरम लेके चलो, हम मिटा डालेंगे सरमाया मेहनत का तजाद, या अकीदा या इरादा या कसम लेके चलो। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, होठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती। मित्रों, जिसको कहते हैं कि सड़कों, आगे वो लिखते हैं कि हम ठान चुके हैं अब जी में, हर जालिम से टकराएंगे, तुम समझौते की आस रखो, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर मंजिल आज़ादी की कसम हर मंजिल पर दोहराएंगे, यह किसका लहू है कौन मरा है, रहबरे मुल्को कौन बता यह किसका लहू है। ये लहू हम लोगों ने जितना बना लिया है कि ये उनका लहू है, उनका लहू है, न विज्ञान मानता है कि हिंदुओं का लहू का अलग कुछ ढांचा है, बनावट है, न मुसलमानों का है, सारी दुनिया का एक है। और उर्दू अदब ने जंगे आज़ादी की, जिसको कह सकते हैं कि पूरी तरह से तर्जुमानी की। आपको यदि हिंदुस्तान की आज़ादी के उतार चढ़ाव को देखना है और उर्दू शायरी को आप बगल में रखें तो आपको उसके पूरे उतार चढ़ाव का अंदाज़ा आपको चलेगा। 1857 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से जब अंग्रेज़ों का मुकाबला हुआ प्लासी के युद्ध में, और अपनों ही की साजिश से जब उनकी पराजय हुई, तो राजा राम नारायण मौजू का इस मौके पर कहा हुआ शेर गजल का सबसे पुराना सियासी शेर है।
सियासी शेर का मतलब शायद इसके पहले ऐसा राजनीतिक शोर नहीं उठाता। गजाला तुम तो वाकिफ हो, गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर वो वीराने पे क्या गुजरी। दीवाना मर गया आखिर वो वीराने पे क्या गुजरी। ये केवल कह देना कि खाली शोर शराबा है, ये बात सही नहीं है। सर सैयद जो थे उनके तालीमी और इस्लाही आंदोलन के साथ उर्दू में अदब की, साहित्य की क्या उपयोगिता है और अदब और ज़िंदगी के रिश्ते क्या हैं, इसको नए सिरे से समझने की कोशिश की। और देशभक्ति, हाल ही पहले मुसलमानों की तबाही से जुड़ी कविताएं लिख रहे थे, बाद में देशभक्ति की चीज़ें आई। आज़ाद का मैंने नाम लिया। और 1 जनवरी 1901 को एडवर्ड सप्तम के जुनून ताजपोशी में जो दिल्ली दरबार हुआ उसका हाल लिखते हुए अकबर इलाहाबादी ने जलवाए दिल्ली दरबार नामक नज्म लिखी, जिसमें यह कहते हुए कि रंगे जमाना आज का देखा, रुख करजन महाराज का देखा, और आखिर में वो कहते हैं महफिल उनकी, साकी उनका, आंखें मेरी, बाकी उनका। मित्रों, जब भी कई एक बार इधर 10-20 वर्षों में जो राजनीतिक माहौल है, उस माहौल में होता ये रहा था कि हम हमेशा मुदाले की स्थिति में होते थे और वो मुद्दे की स्थिति में होते थे। हम उनके सवालों के घेरे में पड़ जाते थे। ये पहली दफा देख रहे हैं कि अब हम सवाल उठा रहे हैं, इसलिए कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ती है। अकबर इलाहाबादी का जो शेर है कि महफिल उनका साकी, महफिल उनकी साकी उनका, हमने आज तक यही होने दिया है, आंखें मेरी बाकी। अब इस चीज को बदलने की जरूरत है। 1920 के बाद जो अवामी बेदारी की लहर उठी, उसमें आवाज़ देने वालों में इकबाल, जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी, जमील मजहरी, जानिसार अख्तर, मजाज, फैज़, मखदूम मोहिद्दीन, सरदार जाफरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी जैसे शायरों का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है और लिया जाना चाहिए। और अंत में शायर के गीत की यह पंक्ति याद आ रही है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम। और मित्रों, इसको पढ़ते मुझको तालस्ताय की डायरी का एक प्रसंग याद आया। और प्रसंग है कि एक बार ड्राइंग रूम की सफाई करते हुए टॉल्स्टॉय ने गुलदस्ता को देखा कि बदल दे, जहाँ रखा हुआ है उससे हटा करके उसकी दूसरी जगह पर उसको रख। तो उन्होंने उसकी जगह बदल दी। बाद में जब वे ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो गुलदस्ते पर उनका ध्यान गया। उन्होंने लिखा है कि गुलदस्ता तो वहाँ पहले भी था, किंतु वे उसके इतने आदी हो गए थे वहां देखने के कि उसका दिखाई पड़ना ही बंद हो गया था। जगह बदल जाने से वो दोबारा दिखाई पड़ गया। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। इसी प्रकार हम जिंदगी में बहुत सारी चीजों के इतने आदी हो जाते हैं कि हम उसे देखना, अनुभव करना, फील करना बंद कर देते हैं। साहित्य भी जब उन्हीं चीज़ों का जब कोण बदल कर हमारे सामने रखता है, अजनबी बना करके रखता है, फेमिलराइज को डिफेमिलराइज कर देता है, तो उसमें खूबसूरती पैदा हो जाती है। हम भी मुसलमानों को एक ख़ास नज़रिए से देखने के अभ्यस्त हो गया है और वो हमारे संस्कार का हिस्सा हो गया है। और इस संस्कार का जितना अधिक दुरुपयोग किया जा सकता है वो किया गया है और किया जा रहा है। और उनके देखने के हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि फील नहीं कर पा रहे। आज भी जिन अंदरूनी तकलीफों से गुजर रहे हैं, हमें उसका एहसास भी नहीं हो पा रहा। साथ साथ रहते हुए भी हमने एक दूसरे को महसूस करना बंद किया है, कर दिया है। जरूरत लगता है फिर से अजनबी बन जाने की,
कि चलें एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, हम ऐसा मानकर चलें कि हम इन्हें पहले से जानते ही नहीं हैं, पहली बार इनको देखा, पहली बार इनसे मिले, पहली बार हमारा इनका साथ हुआ है और हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं है। समझ का ये अजनबीपन हो सकता है कि हमारी कुछ कुंद जो संवेदना हो गई है उसको ठीक ठाक करे अजनबी, और लगे तब कि अजनबी तुम जाने पहचाने से लगती हो, ऐसा लगने लगे। और मित्रों, एक साहित्य इससे अधिक कुछ नहीं करता है। शाहिर ने हमें अपने को देखने का सलीका सिखाया है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार। शुक्रिया सदर मोहतरम।